नमस्कार, जय हिंद। मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले टॉपिक्स में हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में देखा था, अब हम लोग टॉपिक्स करेंगे पार्लियामेंट के सत्र के बारे में, सेशन के बारे में। तो संसद सत्र के बारे में आइए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो संसद सत्र के बारे में, संसद सत्र, संसद सत्र पे आएंगे, पार्लियामेंट्री सेशन पे आएंगे। तो पार्लियामेंट्री सेशन के अंतर्गत आपको 3 प्रकार के सत्र क्या होंगे, दिखाई देंगे। एक होता है बजट सत्र, बजट सत्र। बजट सत्र के बाद आपको मिलेगा मानसून सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। जो बजट सत्र होता है यह फरवरी से लगभग मई के बीच चलता है, फरवरी से मई के बीच। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो जुलाई से सितंबर के बीच, जुलाई से सितंबर के बीच जो है मानसून सत्र, और शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से लेकर दिसंबर तक, नवंबर से दिसंबर तक आपको शीतकालीन सत्र क्या होगा, दिखाई देगा। तो यह पार्लियामेंट्री सेशन है। सबसे पहले जो है बजट सत्र स्टार्ट होता है। बजट सत्र में 1 फरवरी को क्या किया जाता है, बजट प्रस्तुत किया जाता है। आगामी फाइनेंशियल ईयर के लिए को लेके या आने वाले वित्तीय वर्ष को लेके ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। मानसून सत्र का समय जुलाई से सितंबर होता है, उसी समय मानसून आता है। मानसून अच्छा रहता है तो फसलों का प्रोडक्शन जो है काफ़ी व्यापक स्तर पे होता है, बेहतर प्रोडक्शन होता है। उसके अलावा शीतकालीन सत्र आएंगे जो आपको नवंबर के आसपास दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये 3 सत्र हैं। इन 3 सत्र को जो है समय के अनुसार हम लोगों ने देखा। और अगर आप आएंगे संसद सत्र, सत्रावसान और विघटन, संसद सत्र, सत्रावसान, सत्रावसान और एक और पॉइंट है विघटन। इन तीनों को कौन कार्य करता है, कौन बुलाता है, कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट जो है बजट का प्रेसिडेंट जो है सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है और सदन को विघटन भी करता है, विघटित भी करता है या डिजॉल्व भी कर सकता है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सारे कार्य जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और सत्र आपको 3 प्रकार के, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र जो है फरवरी से मई, इसी सत्र के दरमियान जो है बजट को प्रस्तुत किया जाता है। 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से लेकर दिसंबर। तो आइए थोड़ा सा बजट सत्र जो फरवरी से मई के बीच प्रस्तुत किया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। उसके अलावा एक पॉइंट और है, 2 सत्र के बीच, 2 सत्र के बीच, 2 सत्र के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। अगर आप आएंगे तो यह जो है पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। बजट सत्र में आइए थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर बजट किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और बजट में क्या क्या प्रोसेस शामिल होती हैं। थोड़ा सा ये टॉपिक्स जो होगा वो इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा मैच करेगा, तो वो इकोनॉमिक्स वाले सर भी पढ़ाएंगे। मैं इंट्रोडक्शन के स्तर पे चीज़ों को क्या करूँगा, बात करूँगा। अगर आप बजट के बारे में आएंगे, बजट, तो जो बजट है, बजट का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या भारतीय संविधान में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है।
कहीं भी उल्लेख इसका नहीं किया गया है बजट शब्द का, बल्कि इसके स्थान पर एक वित्तीय वर्ष इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण या जो है एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण अगर आप आएंगे तो यह शब्द का प्रयोग किया गया है। बजट शब्द का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। और यह बात जो बताई गई है आर्टिकल 112 के अंतर्गत, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण। देखिए 3 शब्द हैं, एक है एनुअल, दूसरा है फिनेंशियल और तीसरा है रिपोर्ट। तो कहने का मतलब भारत सरकार के द्वारा वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट क्या किया जाता है, बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसके पूर्व सहमति से, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और कौन प्रस्तुत करता है, तो यह वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगामी वर्ष के लिए वह जो है पार्लियामेंट से जो है बजट का क्या करता है, डिमांड करता है कि हमको इतने पैसे का ज़रूरत है, जिससे मैं लोगों के विकास के लिए या जिस डिपार्टमेंट के लिए, जिस सेक्टर के लिए जितना पैसा आवंटित किया गया है उसको क्या कर सकूँ, मैं खर्च कर सकूँ और विकास हो सके। तो आइए हम लोग जो है बजट का एक जो है हम लोग प्रोफार्मा देख लेते हैं, एक स्ट्रक्चर पब्लिक फाइनेंस का देख लेते हैं कि किस तरीके से पब्लिक फाइनेंस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती हैं। पब्लिक फाइनेंस या सार्वजनिक वित्त या पब्लिक फाइनेंस। सार्वजनिक वित्त में आएंगे तो इसमें 2 स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक स्ट्रक्चर होता है सार्वजनिक आय या पब्लिक इनकम। क्या बोलते हैं इसको, सार्वजनिक आय, पब्लिक इनकम। और दूसरा होता है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय, पब्लिक इनकम और पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक इनकम का मतलब क्या है, इसके अंतर्गत भारत सरकार जिन भी स्रोतों से इनकम को प्राप्त कर रहा है, आय को प्राप्त कर रहा है, उसको सार्वजनिक आय में रखेगा। और जो इनकम प्राप्त करेगा उस इनकम को क्या करेगा, किन किन क्षेत्रों में खर्च कर रहा है, तो उसको व्यय के अंतर्गत, एक्सपेंडिचर के अंतर्गत क्या करते हैं, शामिल करते हैं। सार्वजनिक आय में अगर आप आएंगे तो सार्वजनिक आय भी आपको जो है 2 प्रकार का दिखेगा। एक है राजस्व आय या इसको बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। और दूसरा है पूंजीगत आय, जिसको हम लोग कैपिटल इनकम के नाम से जानते हैं। एक होता है रेवेन्यू इनकम और दूसरा होता है
कैपिटल इनकम या पूंजीगत आय। और सार्वजनिक व्यय में अगर आप आएंगे तो सार्वजनिक व्यय में एक होता है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय या इसको हम लोग जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। एक होता है राजस्व व्यय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर राजस्व आय के अंतर्गत आएंगे तो राजस्व आय में आपको दो प्रकार का दिखाई देगा। एक होता है कर आय और दूसरा होता है गैर कर आय। एक कौन होता है गैर कर आय और दूसरा होता है कर आय। कर आय में अगर आप आएंगे, कर आय में अगर आप आएंगे तो कर आय आपको दो प्रकार का दिखाई देता है। एक होता है प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आप आएंगे तो कर आय रेवेन्यू इनकम के अंतर्गत प्रत्यक्ष कर और जो है अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष कर का मतलब यह है कि जिस पर लगाया गया उसी से ही क्या कर लिया जाए, वसूल लिया जाए। जैसे यक्स पर लगाया गया और यक्स से ही वसूला गया, तो एक्स पर लगा तो टैक्स ऑफ इंसिडेंट भी यक्स पे हो रहा है, और यक्स ने उसको भरा या उससे वसूला गया तो टैक्स ऑफ इम्पैक्ट भी कहाँ पे हो रहा है, यक्स पे हो रहा है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि प्रत्यक्ष कर में, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत करापात और कराघात, टैक्स ऑफ इंसिडेंट और टैक्स ऑफ इम्पैक्ट एक ही पॉइंट पर दिखाई देता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर में आएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स में आएंगे तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि किसी और पर लगाया गया और किसी और से क्या कर लिया गया, वसूला गया। जैसे यक्स पर लगाया गया और वाई से वसूला गया, तो वैसे करों को हम इनडायरेक्ट टैक्स के नाम से जानते हैं। जैसे मार्केट से आपने कोई वस्तु खरीदा, कोई गुड्स खरीदा, तो वह वस्तु खरीदते हैं तो उस पर जो है मार्केट प्राइस में आप देखते होंगे, तो मार्केट प्राइस पे खरीदते हैं तो मार्केट प्राइस उस वस्तु पे दिया होता है, मार्केट प्राइस, और उसके ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूडेड ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, ऐसा लिखा होता है। तो जैसे जब आप जो है टैक्स, जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस प्रोडक्ट के प्राइस में जो है इनडायरेक्ट टैक्स लगा होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब टैक्स कहाँ लग रहा है, गुड्स पे लग रहा है, वस्तु पर लग रहा है, और टैक्स वसूला किससे जा रहा है, जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो उस वस्तु को खरीद रहा है, वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है। तो इस प्रकार लग कहीं और रहा है और घटना कहीं और घट रहा है और प्रभाव कहीं और दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे, टैक्स ऑफ इंसिडेंट और टैक्स ऑफ इम्पैक्ट जो है दोनों में अलग अलग बिंदुओं पर क्या होगा, दिखाई देगा। तो प्रत्यक्ष कर में, प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या है, प्रत्यक्ष कर में टैक्स ऑफ इंसिडेंट एंड टैक्स ऑफ इम्पैक्ट, टैक्स ऑफ इंसिडेंट और टैक्स ऑफ इम्पैक्ट दोनों एक ही बिंदु पर दिखाई देगा, एक ही बिंदु पर दिखाई देगा। जबकि अप्रत्यक्ष कर में आएंगे तो टैक्स ऑफ इंसिडेंट एंड टैक्स ऑफ इम्पैक्ट, इम्पैक्ट दोनों अलग अलग बिंदुओं पर दिखाई देता है, दोनों अलग अलग बिंदुओं पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह हम लोगों ने देखा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो रेवेन्यू इनकम के अंतर्गत क्या किया गया है, इसको रेवेन्यू इनकम के टैक्स इनकम के अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स में आएंगे जैसे आयकर, इनकम टैक्स, निगम कर, कारपोरेट टैक्स, संपत्ति कर, कैपिटल गेन टैक्स,
ये सभी टैक्स जो है किसके दायरे में आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आएंगे। जैसे आयकर, आयकर जिस व्यक्ति के इनकम पर लगता है उसी व्यक्ति को आयकर पे करना पड़ता है। तो टैक्स ऑफ इंसिडेंट और टैक्स ऑफ इम्पैक्ट क्या हो रहा है, दोनों एक ही बिंदु पर हो रहा है। अप्रत्यक्ष कर में आएंगे तो सर्विस टैक्स या सेवा कर, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क, उसके बाद वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। इसके अलावा भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं और इन सभी इनडायरेक्ट टैक्स को लगभग मिला के जो है एक नया अप्रत्यक्ष कर सुधार के रूप में लाया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है पूरा बजट का क्या है, स्ट्रक्चर है। इस तरीके से बजट आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे दिया रहेगा कि भारत सरकार ने रेवेन्यू इनकम में कितना पैसा करों से प्राप्त किया, कितना गैर कर आय से प्राप्त किया, कितना कैपिटल इनकम से प्राप्त किया, और कर आय में भी कितना डायरेक्ट टैक्स से प्राप्त किया, कितना इनडायरेक्ट टैक्स से प्राप्त किया, डायरेक्ट टैक्स में भी कितना इनकम टैक्स से प्राप्त किया, कितना कारपोरेट टैक्स से प्राप्त किया, उसके अलावा अप्रत्यक्ष करों में कितना जीएसटी से प्राप्त किया। कुल मिला के कहने का मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर है पब्लिक फाइनेंस का। इसी तरीके से भारत सरकार अपना स्ट्रक्चर बना के क्या करता है, उसको प्रस्तुत करता है लोकसभा में, और इसी को हम लोग बजट के नाम से जानते हैं। बजट का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है भारतीय संविधान में, बल्कि उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, जो आर्टिकल 112 के अंतर्गत बताया गया है, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। नोट डाउन कर लीजिएगा, हम लोग आगे चलते हैं। संसद की सामान्य प्रक्रिया, संसद की सामान्य प्रक्रिया या जनरल प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जनरल प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे किस तरीके से प्रोसेस या प्रक्रिया पार्लियामेंट में दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रश्नकाल के बारे में। प्रश्नकाल या जिसे क्वेश्चन आवर के नाम से जानते हैं, प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर के नाम से जानते हैं। और यह जो है इसका जो समय होता है क्वेश्चन आवर का, वह समय 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुबह 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आपको जो है पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर दिखाई देगा, या जो है इसे हम लोग प्रश्नकाल के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन आवर्स के नाम से जानते हैं। आपसे मैचिंग के लिए पूछ देता है कि संसद में पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर का समय कब से कब है, तो 11 से 12 तक जो है क्वेश्चन आवर आपको दिखाई देगा। और इसे कार्यवाही की प्रथम व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। कार्यवाही की प्रथम व्यवस्था या कार्यवाही की प्रथम व्यवस्था के नाम से जानते हैं। उसके अलावा या प्रथम व्यवस्था कह सकते हैं या प्रथम घंटा के नाम से जानते हैं। उसके अलावा पहली बार इसका प्रयोग इंग्लैंड में किया गया। कहाँ पे किया गया? इंग्लैंड में किया गया। इंग्लैंड में किया गया 1721 में। कब किया गया? 1721 में इंग्लैंड में किया गया पहली बार इसका प्रयोग। और भारत में इसका प्रयोग
भारत में इसका प्रयोग 1892 इसका प्रयोग 1892 के परिषद अधिनियम से किया गया। परिषद अधिनियम से क्या किया गया भारत में इसका प्रयोग 1892 के परिषद अधिनियम द्वारा किया गया। परिषद अधिनियम द्वारा किया गया। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार इसका प्रयोग कब कहाँ किया गया, इंग्लैंड में कब किया गया, 1721 में किया गया। उसके अलावा पहली बार जो है इंग्लैंड में किया गया और भारत में इसका प्रयोग 1892 के परिषद अधिनियम के द्वारा क्या किया गया। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्रश्न काल के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न। जो पहला प्रश्न होता है, पहला प्रश्न आएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न या जो है इसे स्टार्ड क्वेश्चन बोलते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है, तारांकित प्रश्न के नाम से जाना जाता है। और तारांकित प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता है, तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। कैसे दिया जाता है, मौखिक रूप से दिया जाता है। मौखिक रूप से दिया जाता है। कोई प्रश्न तारांकित है, कोई प्रश्न तारांकित है या अतारांकित है, इसका निर्णय अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो तारांकित प्रश्न पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। तो अगर आप आएंगे तारांकित प्रश्न, हमने देखा कि तारांकित प्रश्न का जो उत्तर होता है वह उत्तर जो है मौखिक रूप से दे दिया जाता है। मौखिक रूप से दिया जाता है। उसके अलावा कोई प्रश्न तारांकित है या अतारांकित है, इसका निर्णय कौन करता है, अध्यक्ष करता है। और तारांकित प्रश्नों के उत्तर पर जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। पूरक प्रश्न जैसे मान लीजिए किसी जो है सदस्य ने पूछा कि आपने अभी तक कितने लोगों को आवास उपलब्ध कराया, तो आवास उपलब्ध कराया तो मिनिस्टर क्या करेगा, मौखिक रूप से उत्तर दे देगा। और उस मौखिक रूप से उत्तर देने के पश्चात जो प्रश्नकर्ता व्यक्ति होगा, अगर वह संतुष्ट नहीं हो रहा है तो उसको पूरक प्रश्न पूछने का उस पर क्या होता है, अधिकार होता है। तो यह जो है प्रश्नकाल के अंतर्गत तारांकित प्रश्नों के बारे में या स्टार्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने क्या किया, बात किया। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। तारांकित प्रश्न के बाद दूसरा है अतारांकित प्रश्न।
अतारांकित प्रश्न या अनस्टार्ड क्वेश्चन। अतारांकित प्रश्न के अंतर्गत जो है प्रश्नकर्ता का जवाब तुरंत नहीं दिया जाता। उसके अलावा अतारांकित प्रश्नों का जो उत्तर दिया जाता है वह उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है। उसके अलावा अतारांकित प्रश्नों के उत्तर पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता। जैसे हम लोगों ने वहाँ बात किया कि किसी मेंबर ने जो है मिनिस्टर से यह पूछा कि आपने कितना जो है आवास लोगों को उपलब्ध कराया, कितने लोगों को। अगर वह डाटा वो जो है मौखिक रूप से बता दिए तो उस पर जो प्रश्न करता है फिर से क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। लेकिन अगर मिनिस्टर ने इसका जवाब लिखित रूप में दिया, किस रूप में दिया, लिखित रूप में दिया, तो इस लिखित रूप में दिए गए जानकारी पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अतारांकित प्रश्न पे पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं होता, जबकि तारांकित प्रश्नों पर जो मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है उस पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन आवर के अंतर्गत 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें हम लोगों ने तारांकित और अतारांकित के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा जो है अल्प सूचना के प्रश्न। तो अल्प सूचना के प्रश्न के अंतर्गत अगर आप आएंगे तो अल्प सूचना के प्रश्नों का जो उत्तर दिया जाता है वह उत्तर मौखिक रूप में होता है। किस रूप में होता है, उत्तर मौखिक रूप में होता है। उसके अलावा यह प्रश्न लोक महत्व से संबंधित होता है, लोक महत्व से संबंधित प्रश्न होता है, लोक महत्व से संबंधित प्रश्न होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा क्वेश्चन आवर के अंतर्गत, जिसका समय सुबह 11 बजे AM से 12 PM तक होता है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो जो इसका उत्तर होता है मौखिक रूप में होता है, अल्प सूचना वाले प्रश्न, और लोक महत्व से संबंधित होता है। आगे चलते हैं हम लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शून्यकाल या 0 आवर। 0 आवर या शून्यकाल पे आएंगे तो इसका जो समय है 12 बजे दोपहर से लेकर 1 बजे तक। तो 12 से 1 बजे तक आपको जो है शून्यकाल या 0 आवर क्या होगा, दिखाई देगा। और शून्यकाल में बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों को पूछने का अधिकार होता है।
तो इस प्रकार अगर आप आएंगे शून्यकाल या 0 आवर, जिसका समय 12 PM से 1 PM के बीच होता है, इस समय में 1 घंटे में बिना पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के विषय पर जो है क्वेश्चन किए जाते हैं। और इस शून्यकाल के अंतर्गत अधिकतम 20 प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपसे कहा जाए शून्यकाल का जन्मदाता देश कौन है, तो शून्यकाल का जन्मदाता देश भारत है। जन्मदाता देश कौन है, तो जन्मदाता देश शून्यकाल का जो है भारत है। 0 आवर के अंतर्गत सामान्यतः वैसे मुद्दों पर डिस्कशन किया जाता है, वैसे मुद्दों पर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं जो करंट में काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, प्रेजेंट में सेंसिटिव होते हैं। तो वैसे मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन जो है 0 आवर के अंतर्गत किया जाता है। अधिकतम मैक्सिमम क्वेश्चन कितने किए जा सकते हैं, 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और जन्मदाता देश 0 आवर का कौन है, तो जन्मदाता देश 0 आवर का आपको भारत क्या होगा, दिखाई देगा। कौन है, भारत दिखाई देगा। नेक्स्ट अगर आप आएंगे तो आधे घंटे की चर्चा, आधे घंटे की चर्चा पे अगर आप आएंगे तो जो इसका समय होता है शाम को 5 बजे से 5:30 तक, 5 से 5:30 बजे तक आधे घंटे की चर्चा की जाती है। आधे घंटे की चर्चा की जाती है लोकसभा में। अगर लोकसभा में आएंगे तो लोकसभा में जो इसके लिए शेड्यूल बनाया गया है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो MWF मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको लोकसभा में जो है 5 to 5:30 जो है क्या होगा, यह आधे घंटे की चर्चा का प्रावधान है। उसके अलावा राज्यसभा में कोई रूल नहीं, कोई ऐसा रूल नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे आधे घंटे की चर्चा 5 बजे से 5:30 बजे तक आधे घंटे की चर्चा की जाती है। लोकसभा में मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे जो है वैसे मुद्दों पर चर्चा किया जाता है जो बहुत ही लोक महत्व के, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। वैसे मुद्दों पर डिस्कशन जो है किया जाता है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा पे आएंगे तो अल्पकालीन चर्चा जो है 2 घंटे का होता है। 2 घंटे की चर्चा होती है। अल्पकालीन चर्चा कितने घंटे की होती है, तो 2 घंटे की चर्चा होती है। इसमें अगर आप आएंगे तो ट्यूसडे और वेडनेसडे या जो है मंगलवार और बुधवार आपको अल्पकालीन चर्चा या 2 घंटे की चर्चा क्या होगा, आपको दिखाई देगा। तो इस प्रकार यह जो है संसद की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत, जनरल प्रोसेस ऑफ पार्लियामेंट के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि 2 घंटे की चर्चा। उसके पहले हम लोगों ने देखा आधे घंटे की चर्चा, फिर हम लोगों ने 0 आवर्स के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने क्वेश्चंस आवर्स के बारे में बात किया। ये सारे टॉपिक्स जो है हम लोगों ने जनरल प्रक्रिया के अंतर्गत क्या किया, देखा। अब हम लोग देखेंगे संसदीय प्रस्ताव के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक होगा पार्लियामेंट्री मोशन।
मोशन या संसदीय प्रस्ताव, पार्लियामेंट्री मोशन या संसदीय प्रस्ताव। तो पार्लियामेंट्री मोशन या संसदीय प्रस्ताव में आएंगे तो सबसे पहले जो है स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या इसी को जो है काम रोको प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। तो काम रोको प्रस्ताव या एडजॉर्नमेंट मोशन या स्थगन प्रस्ताव पे आएंगे तो स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव लाने के लिए यह किसके द्वारा लाया जाता है? तो यह सामान्यतः विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? सामान्यतः विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। इसको लाने के लिए मिनिमम या कम से कम 50 सदस्यों की अनुमति होनी चाहिए। तो 50 सदस्यों के या 50 मेंबर्स के जो है समर्थन से इसको जो है स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव संसद में लाया जा सकता है। किस लिए लाया जाता है? यह जो है इसलिए लाया जाता है कि मान लो कि देश में कोई विशेष प्रकार की घटना घट जाए या कोई सेंसिटिव इशूज हो जाए, तो वैसे समय सामान्य काम को रोककर वैसे मुद्दों पर जो है क्या किया जाता है? डिस्कशन किया जाता है। तो अगर आप आएंगे तो इसके अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत विशेष घटनाओं पर चर्चा करने के लिए लाया जाता है। जैसे कोई विशेष घटना घट जाए तो वैसे विशेष घटनाओं पर चर्चा करने के लिए 50 सदस्यों की अनुमति द्वारा सामान्यतः विपक्ष के द्वारा जो है संसद में लाया जाता है कि ऐसे मुद्दों पर क्या किया जाए? डिस्कशन किया जाए, डिबेट किया जाए जो काफ़ी सेंसिटिव इशूज हैं और 50 मेंबर्स का जो है अनुमति होना बहुत ज़रूरी है। इसको लाने के पीछे इसलिए लाया जाता है कि इसको काम रोक दिया जाता है और वैसे स्पेशल मुद्दों पर डिस्कशन किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसका जो डिस्कशन किया जाता है सामान्यतः 4 PM से जो है शाम को 4 बजे से जो है डिस्कशन क्या किया जाता है? स्टार्ट किया जाता है। तो इस प्रकार काम रोको प्रस्ताव के अंतर्गत, स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत हम लोगों ने देखा या एडजर्नमेंट मोशन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि मिनिमम 50 मेंबर्स का क्या होना चाहिए? अनुमति होना चाहिए। उसके अलावा इसके अंतर्गत वैसे मुद्दों पर डिस्कशन किया जाता है जैसे देश में कोई घटना घट जाए तो उस घटना को डिस्कशन करने के लिए पार्लियामेंट में जो सामान्य कार्य चलते हैं उस कार्य को क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। तो ये सारी बातें जो है स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव या एडजर्न मोशन के अंतर्गत हम लोगों ने क्या किया? बात किया। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षण मोशन, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या कॉल अटेंशन मोशन। कॉल अटेंशन मोशन बेसिकली इसलिए लाया जाता है कि कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसका ध्यान जो है पार्लियामेंट का नहीं जाता उस मुद्दों पर, तो पार्लियामेंट का ध्यान उस मुद्दों पर आकर्षित करने के लिए, ध्यान देने के लिए जो है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। और भारत, यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो है किसकी देन है? तो भारत की देन है। किसकी देन है? भारत की देन है। और इसका जो है शुरुआत कब से किया गया? भारत में 1954
1954 से कॉल अटेंशन मोशन या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या किया जा रहा है, स्टार्ट किया गया। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है किसकी देन है, भारत की देन है। इसके अंतर्गत ऐसे मुद्दों पर ध्यान पार्लियामेंट का दिखाया जाता है या किया जाता है जो मुद्दे पार्लियामेंट के ध्यान में नहीं होते और लोक महत्व के मुद्दे होते हैं। नेक्स्ट है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव या सेंसर मोशन। निंदा प्रस्ताव बेसिकली लाने का उद्देश्य यह होता है कि सरकार के नीतियों का आलोचना करना। नीतियों का क्या करना, आलोचना करना। तो सरकार के नीतियों की आलोचना करने के लिए पार्लियामेंट में कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, सेंसर मोशन लाया जाता है या निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। सरकार के नीतियों का क्रिटिसाइज करने के लिए, पॉलिसीज की आलोचना करने के लिए किसके द्वारा लाया जाएगा, तो यह जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है कि इस माध्यम से सरकार के पॉलिसीज का क्या किया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए या निगेटिव पॉइंट को जो है उसकी ओर उसका ध्यान दिया जाए। उसके अलावा नेक्स्ट है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। कटौती प्रस्ताव सामान्यतः उस समय लाया जाता है जिस समय भारत सरकार के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट के माध्यम से भारत सरकार संसद से यह डिमांड करता है कि हमको पैसा चाहिए और हमको क्या करना है, विकास करना है। तो विकास करने के लिए तो कटौती प्रस्ताव जो लाया जाता है किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा। और विपक्ष यह डिमांड करता है कि आप उस पैसे में क्या करो, कटौती करो, कुछ कमी करो। तो इस प्रकार जो है कटौती प्रस्ताव उस समय प्रस्तुत किया जाता है जिस समय बजट लाया जाता है। बजट को कम करने के लिए कटौती प्रस्ताव पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, संसद में रखा जाता है। नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव या नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके विरुद्ध लाया जाता है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। इस प्रकार अगर अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास हो जाए किसी एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में, तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और यह माना जाएगा कि सरकार जो है मेजॉरिटी में नहीं है, उसके पास बहुमत नहीं है, अल्पमत में है। तो इस प्रकार सरकार अविश्वास प्रस्ताव के पास होने पर क्या हो जाता है, सरकार गिर जाता है। उसके अलावा विश्वास प्रस्ताव, एक होता है विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन। तो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाता है, कॉन्फिडेंस मोशन जो है सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है, सरकार के द्वारा लाया जाता है। जैसे जब विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के अपोजिशन में क्या लाया जाता है, कॉन्फिडेंस मोशन। और कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से जो सत्ता पक्ष की गवर्नमेंट होती है वो इस बात को प्रूव करता है कि हम मेजॉरिटी में हैं, हम विश्वास में हैं, आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ, हम क्या करेंगे, सत्ता में सरकार को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो कॉन्फिडेंस मोशन किसके द्वारा लाया जाता है, सरकार के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा। किसके अपोजिशन में, नो कॉन्फिडेंस मोशन के अपोजिशन में लाया जाता है। तो आज हम लोगों ने जो है बजट से संबंधित थोड़ा बहुत चीज़ें बात की। उसके बाद हम लोगों ने जो है पार्लियामेंट्री मोशन के बारे में देखा, पार्लियामेंट्री सेशन के बारे में बात किया,
तो थैंक यू, धन्यवाद। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे।